हेलो जय नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग संस्कृत का 6वां लेसन डिस्कस करेंगे, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे इस लेसन से किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। प्रश्न दे देगा संस्कृत में, उसका हम लोगों को हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है, श्रवणेन वधिरः अस्ति, वह कान से बहरा है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। उत्तर हो जाएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ब्रह्मणाय दानम ददाति, वह ब्राह्मण को दान देता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, राधा गणेशाय नमः करोति, राधा गणेश को नमस्कार करती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अहम रामस्य गृहं गच्छति, मैं राम के घर जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोगों से, जैसे अस्माक देशे षण्यत्र भवति, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, परमेश्वरम भजन करोति, परमेश्वर का भजन करो। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, कमलम जले विकसति, कमल जल में खिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, सा लिखति सह लिखति, वह लिखता है। त्वम पुस्तक पठसि, तुम पुस्तक पढ़ते हो। राम पत्रम पठति, राम पत्र पढ़ता है। वयम धवावः, हम दौड़ते हैं। त्वा हससि, तुम हंसते हो। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोगों से, त्वम पुस्तकम पठ्यसि, तुम पुस्तक पढ़ोगे। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोगों से, त्वम पुस्तक पठिष्यति, तुम पुस्तक पढ़ोगे। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोगों से, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, श्यामः गृहं गातः आसीत्, श्याम घर गया था। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोगों से, अलम उद्वेगेन परेशान मत हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से किस टाइप से पूछा, निम्नलिखित वाक्यों के संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करें। जैसे ऊपर हम लोग देख चुके हैं, सेम उसी तरीके से। श्यामेन ग्रंथ पठ्यते, श्याम ग्रंथ से पढ़ रहा है। इसी तरीके से अगला हम लोग देखेंगे किस टाइप से पूछा जा सकता है। कुछ जैसे दे दिया हम लोगों को क्वेश्चन, सर्वतः गुरु छात्रा, गुरु के सब और छात्र हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, सलाम परितः उद्यानम, पाठशाला के चारों ओर बगीचा है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोगों से, अंतरा त्वाम माँ हरि, तेरे मेरे बीच में हरि है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोगों से, हरि मसे अधिजयते अस्ति, हरि महीने भर तक पढ़ा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोगों से, देवदत्त हरि है, हरि भजति, देवदत्त हरि को भजता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोगों से, कृष्णा हस्ताभ्याम कंसम तंडयति, कृष्ण हाथ से कंस को पीटता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, अहम गोत्रम कस्यः अस्म, मेरा कश्यप गोत्र है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी से संस्कृत में। अब तक हम लोग संस्कृत से हिंदी में बदले हैं, अब हिंदी से हम लोग संस्कृत में बदलेंगे। वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तो इसका अर्थ तय तव पुस्तकम पठत है। अगला क्वेश्चन, तुम सब मंदिर जाती हो, युवा मंदिर गच्छत। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, हम सब वहाँ देख रहे हैं। वयम तम पश्याम, पश्याम मतलब देखना होता है। अगला क्वेश्चन के अगला लेसन है हम लोगों का, वंदना श्लोक एवं नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन तथा अर्थ ज्ञान।
इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। जैसे पूछ सकता है निम्नलिखित नीतिपरक वाक्यों को हिंदी में अर्थ लिखिए। संस्कृत में दिया है, इसका हम लोगों को हिंदी में अर्थ लिखना है। जैसे दिया है मह्यांश मह्यांशः प्रकृत्या मित भषिणाः, तो इसका अर्थ हो जाएगा हम लोगों को सज्जन लोग स्वभाव से ही मधुर भाषी होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या किस तरीके से पूछा जाता है, ज्ञानम भारम क्रियायम बिना, उपयोग में न आने वाला ज्ञान भार के समान होता है। अगला क्वेश्चन पूछा कर्तव्यम ही सत्ताम वचः, सज्जन पुरुष की बात को मानना चाहिए। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है हम लोगों से, जैसे दे दिया सत्यम ब्रूयता प्रियम ब्रूयता न ब्रूयत सत्यमा प्रियम, इसका अर्थ हो जाएगा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय असत्य को नहीं बोलना चाहिए। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाए, जैसे विद्या धन संवर्धनम प्रधानम, विद्या धन सभी धन से सर्वश्रेष्ठ धन है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म को साधने का माध्यम है। वीर योग्य वसुंधरा, यह पृथ्वी वीर पुरुषों के लिए भोगनीय है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया है कुपुत्रो जयते क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता बुरी नहीं हो सकती। इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाए, न ही याज्ञेन सदृश्यम पवित्रम इह विद्यते, इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञान के समान पवित्र वस्तु इस पृथ्वी पर और दूसरी नहीं है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, जैसे भारत वंदना लिखिए तथा उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं। जैसे दिया है भारत वंदना में मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः, तो इसका भावार्थ हो जाएगा हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। अगला दिया श्लोक हम लोगों का, इसका अर्थ लिखना है तव गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः, तव वनेभ्यो नमो जनपदभ्यो नमः, इसका जो हे मातृभूमि तेरे पर्वत को नमस्कार है, तेरी नदियों को नमस्कार, नदीभ्यो मतलब नदियों, तेरे वनों को नमस्कार है और तेरे जनपदों प्रांतों को नमस्कार है। इसका अर्थ हो जाएगा। अगला किस तरीके से पूछा जा सकता है, तव कोड़भ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः, इसका अर्थ हो जाएगा, भावार्थ हो जाएगा हे मातृभूमि तेरे कणों को नमस्कार, तेरी अणुओं को नमस्कार, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार। अगला पूछ सकता है हम लोगों से प्राण दे राधे देवी शक्ति प्रदे प्रदे ऋणाधि दे सिद्धि दे मुक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदे, इसका क्या अर्थ हो जाएगा हम लोग देखेंगे। हे प्राण देने वाली, रक्षा करने वाली, शक्ति देने वाली, संपदा देने वाली, पूर्णता देने वाली, भोग और मुक्ति देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है श्लोक में हमें, जैसे इसका सर्वदे सर्वदा देवी तुम्हे नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमहे नमः, हे सब कुछ देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैदिक वंदना लिखिए तथा हिंदी अनुवाद कीजिए। वैदिक वंदना ये है तेजो असि तेजो महि धेहि वीर्यमसि वीर्यमहि धेहि बलमसि बलम महि धेहि ओजो असि ओजो महि धेहि, इसका अर्थ हम लोग देखेंगे दोस्तों। हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो, अतः मुझसे तेज स्थापित करो, तुम शक्ति स्वरूप हो, मुझ में शक्ति स्थापित करो, तुम सामर्थ्यवान हो अतः मुझे सामर्थ्य स्थापित करो, तुम ओज स्वरूप
हो, अतः मुझे ओज स्थापित करो। अगला हम लोगों को दे सकता है पश्चिम शारदा शतम जीवेम शारदा शतम श्रवयम शारदा शतम प्रब्रह्मवाम सादरम शतम अधीना श्याम सादर शतम भूष्यस्य शारदा शतात। इसका अर्थ हम लोग देखें, हम सब 100 वर्ष तक देखें, हम सब 100 वर्ष तक जीवित रहे, हम सब 100 वर्ष तक सुने, हम सब 100 वर्ष तक बोले, हम सब 100 वर्ष तक सामर्थ्यवान रहे, हम सब 100 वर्ष से अधिक जीवित रहे, सुने बोले सामर्थ्यवान हो देवी से प्रार्थना करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हम लोगों का दिया है, निम्नलिखित नीति परक श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे ऊपर हम लोग देख चुके हैं, वृंताम यत्नेन संरक्षेत वित्तामयाति यति च अच्छिणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। इसका हम लोग प्रसंग देखेंगे, परंतु इस श्लोक में कवि मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चरित्र की प्रयत्नपूर्ण रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और चला जाता है, धन का कष्ट न होना, धन का नष्ट होना नहीं, किंतु चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य वृत्त में मरे के समान हो जाता है, अर्थात उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से, अगला चैप्टर है हम लोगों का 1 से 20 तक संख्याओं का ज्ञान, मतलब 1 से 20 तक के अंक को हम लोग कैसे उसको संस्कृत में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। जैसे 1 को 1 लिख सकते हैं, 2 को द्वि लिख सकते हैं, 3 को त्रि लिख सकते हैं, 4 को चतुर लिख सकते हैं। पूछता है जैसे 5 दे देगा, बोल देगा 1 से 5 तक की संख्या को संस्कृत में लिखें। तो हम लोग चलिए दोस्तों देखते हैं, इसको आप लोग क्रम वाइज याद कर लें। जैसे 7 को सप्तन लिख सकता है, 8 को अष्टन लिख सकता है, 9 को नवन लिख सकता है, 10 को दशन लिख सकता है, 11 को एक दशन लिख सकता है, 12 को द्विदशन लिख सकता है, 13 को त्रयोदशन लिखा जाता है। अगला है 14 को चतुर्दशन लिखा जाता है संस्कृत में, 15 को पंचदशन, इस तरीके से 16 को षोडशन लिखा जाता है, 17 को सप्तदशन, 18 को अष्टदशन। अगला है 19 नवदशन, 19 ऊनविंशति, इसको लिख सकते हैं 19, 20 को विशति है, 21 को लिख सकते हैं एक विशति, 22 को लिख सकते हैं द्विविशति। जैसे यहाँ पे 10 था, इसमें फिर ऊपर वाला जोड़ते चले आए, इसको लास्ट में जोड़ दिए, सेम उसी तरह के विशति को लास्ट में जोड़ देंगे और फिर यही ऊपर वाला रहेगा। जैसे एक विशति 21 को, 22 को द्विविशति, 23 को त्रैविशति है, 24 को चतुर्थ विशति है, 25 को पंचविशति, 26 को षंड विशति, 27 को लिखा जाता है सप्तविशति है, 28 को लिखा अष्टविशति, 29 को लिखा जाता है नवविशति, 30 को लिखा जाता है त्रिशत। अभी इसी तरीके से अगर 31 को पूछेगा तो लिखा जा सकता है एक त्रिशक, इस तरीके से। इसे दोस्तों याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि परीक्षा में 3 ठो दे देगा, उसको लिखना रहेगा। जैसे 1 से 5 तक दे दिया, और या फिर 10 से 20 तक दे दिया, 10 से 15 तक दे दिया, इस तरीके से पूछा है। आगे हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, क्या पूछ सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में, संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरण कौन कौन से होते हैं, संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरण बताइए। चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये संभव शिक्षण विधियां में से हम लोगों को किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों देखते हैं हम लोग, संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरण कौन कौन से होते हैं। संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरण, जैसे दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन। तो दृश्य साधन में क्या आ सकता है, पाठ्य पुस्तक,
श्यामपट्ट, चित्र, चार्ट, लपेट, श्यामपट्ट, पट्ट, फलालोन पट्ट, प्रतिरूप, प्रोजेक्ट इत्यादि, जिस पे हम लोग शिक्षक पढ़ाया जाता है। श्रव्य साधन रेडियो, रिकॉर्डिंग, ग्रामोफोन, टेलीविजन इत्यादि जो है। दृश्य श्रव्य साधन क्या है? जैसे नाटक हम लोग देखते हैं, शिक्षाप्रद फिल्म देखते हैं, फिल्म, स्ट्रिप, टेलीविजन आदि। तो हम लोगों का दृश्य साधन वे साधन हैं जिन्हें देखकर बल्कि शीघ्र सीखने में सहायता प्रदान हुई। ये सत्य साधन है जिनका प्रयोग अध्यापक कम खर्च तथा कम श्रम में सीधा सिखाने में उपयोगी पाता है। और श्यामपट्ट, लपेट, श्यामपट्ट, पट्ट, मानचित्र, मॉडल चित्र, फलालेन पट्ट, प्रतिरूप आदि सभी इनके अंतर्गत आते हैं। श्रव्य साधन क्या है? श्रव्य साधन वे साधन है जिन्हें सुनकर पाठ्य वस्तु समझने में सहायता मिलती है, जैसे टेप रिकॉर्डिंग एवं लिग्वाफोन शुद्ध उच्चारण एवं आदर्श वचन हेतु नितांत उपयोगी है। अगला है हम लोगों का दृश्य श्रव्य उपकरण। यह उपकरण जो दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं, जैसे टीवी पर प्रकाशित शैक्षिक चित्र, नाटक, शिक्षा प्रदत्त फिल्म, स्ट्रिप आदि इसके अंतर्गत आती है। सीखने का वह सामान्य नियम है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? जैसे दोस्तों पूछा जाता है संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त प्रविधियों उपकरण का परिचय दीजिए। किस तरीके से शिक्षक हमें पढ़ा सकता है? जैसे श्यामपट्ट पर, लपेट श्यामपट्ट पर जो, और इत्यादि। जैसे श्यामपट्ट शिक्षक का अभिन्न मित्र माना जा सकता है। समान आर्थिक स्थिति वाला अध्यापक भी इसका उपयोग शब्दार्थ, शब्द खंड, संधि विच्छेद, विसर्ग, प्रत्यय और पाठ्य विषय स्पष्टीकरण हेतु करता है। लपेट श्यामपट्ट इसका प्रयोग घर के चित्र, उदाहरण और परिभाषाओं से हेतु किया जाए। जैसे हम लोग मैप ले आके उसको समझा के फिर उसको लपेट के रख देते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? मैं समझ आदर्श वाचन से आप क्या समझते हैं? आदर्श वाचन क्या है? क्वेश्चन पूछ सकता है। शिक्षक द्वारा किए जाने वाला आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि यह बालक के लिए वाचन के आदर्श रूप में होता है। अतः अध्यापक को सुंदर वाचन में ध्यान देने योग्य बातों का ध्यान रखते हुए वाचन करना चाहिए, जिससे कि बालक को वाचन के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। यदि अध्यापक द्वारा किए गए वाचन में त्रुटि रहती है और वाचन के घटकों का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो उस आदर्श वाचन नहीं कहा जाएगा। अगला है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन क्या? अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किए जाता है। इसे अनुकरण वाचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन करने का प्रयास करता है। अनुकरण वाचन दो हैं, वाला व्यक्तिगत वाचन, समवेत वाचन। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? मैं सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है हम लोगों से अनुकरण वाचन और सस्वर वाचन किसे। जैसे अनुकरण वाचन स्वयं किया जाता है, छात्रों द्वारा किए जाने वाला वाचन जो अध्यापक के आदर्श बात किया जाता है। सस्वर उचित लय के अनुसार सुंदर एवं शुद्ध स्वर के साथ पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? जैसे दे दिया संस्कृत में गद्य की पाठ्य योजना बनाते समय आप क्या ध्यान में रखेंगे? चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या ध्यान में रखेंगे संस्कृत में गद्य की पाठ्य योजना बनाते समय। जैसे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। गद्य के माध्यम से एक दूसरे के विचारों को शीघ्र एवं सही रूप से सरलता से ग्रहण किया जा सके। अगला है जैसे शोक, हर्ष आदि भावों को एक दूसरे के सम्मुख गद्य के माध्यम से व्यक्त किया जाए। गद्य शिक्षण ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। अगला है हम लोगों का गद्य शिक्षण द्वारा विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराया जाता है। बालकों में शब्दकोश में वृद्धि गद्य शिक्षण द्वारा ही होती है। अब इसमें दिया है जैसे गद्य शिक्षण के उद्देश्य। गद्य शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य? गद्य स्तर की दृष्टि से गद्य शिक्षण के उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर लगे होते हैं। अतः स्थानुकूल गद्य शिक्षण के उद्देश्य को निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक और उच्च
माध्यमिक स्तर पर। जैसे दोस्तों इनको तीनों हम क्रमवार देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य क्या होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर दोनों में कैसे होता है। जैसे दिया है छात्रों में शिक्षक तथा अन्य द्वारा उच्चारित भाषा को समझने की योग्यता उत्पन्न करना। इसमें जो है प्राथमिक स्तर में क्या है दिया है, अरे उच्च प्राथमिक स्तर में प्राथमिक स्तर के सभी उद्देश्यों की पूर्ण हेतु अधिक प्रयत्न करना, उससे ज़्यादा सीखना। इसमें दोनों में क्या है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के सभी उद्देश्यों की पूर्ति करना। इसमें दिया है प्राथमिक स्तर में शब्दों, वाक्यांशों, सरल मुहावरों तथा वाक्यों को समझने की क्षमता उत्पन्न करना। इसमें उच्च प्राथमिक में छात्रों की स्मरण तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाकर सफल अभिव्यक्ति विकसित करना। इसमें माध्यमिक व उच्च में सफल अभिव्यक्ति के साथ पूर्ण मौलिकता का विकास करना। इसी तरीके से अगला दिया है हम लोगों को छात्रों की लेखन शक्ति विकसित करना और उसमें छात्रों को सूक्ष्म अध्ययन के लिए प्रेरित करना। छात्रों में भावानुभाव अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करना। छात्रों में भाषा का व्यवहारिक प्रयोग तथा सृजनात्मक शक्ति को विकसित करना। इसमें दिया है छात्रों को नैतिक विकास करने के लिए शिक्षा प्रदत्त बातों को पढ़ने, समझने तथा जीवन में उतारने हेतु प्रोत्साहित करना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो हम लोगों की आएगी बहुविकल्पीय क्वेश्चन की, जो संस्कृत के संपूर्ण अध्याय पर आधारित रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।